हेलो। कल हमने कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज उसी क्वेश्चनों को क्वेश्चनों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं लाइव में, रिकॉर्डेड में, आप मेरे को मैसेज के थ्रू भी जानकारी दे सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, मेरा नंबर जो कि मैं बताया ही हूँ आपको कि 9506512941। ठीक है, आप इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर लाइव में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करिएगा, मैं क्लास के बाद में उसको आपका कोशिश करूंगा कि डाउट क्लियर हो। ठीक है, और कल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हम जो पेपर ले रखे हैं वो है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट माइन मशीनरी। ठीक है, और कौन सा वाला पेपर है? 2021 वाला। 2015 वाला अपन कर चुके हैं, उसके 3-4 क्वेश्चन बाकी है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, 2021 वाला क्वेश्चन चल देख रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। और जैसा कि मैं बताया ही हूँ कि हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अगले पेपरों में आ सकती है वो देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको अभी भी कोई क्वेश्चनों में इतना डिटेल के बाद में भी कुछ डाउट रहता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, या एक बार आप पूछ लीजिएगा। पूछने के बाद में भी किसी से समझ में नहीं आए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर रट लीजिएगा। क्योंकि जैसा कि आप प्रीवियस ईयरों में देख रहे हैं कि 2023 तक, 23 से पहले मतलब 22 तक 70 to 80% क्वेश्चन PYQ से आते थे। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द पावर फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखो, इसमें आपको पावर फैक्टर है ना, 2-3 चीजों का याद रखना पड़ता है। एक होता है इंडक्शन। देखो, इंडक्शन का आपको पढ़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपको फेज, ये आपको डिटेल में जो भी आपकी क्लासेस चल रही है माइन मशीनरी, वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, अपना इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी अगर पावर फैक्टर की बात किया जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो वो होगा लेगिंग। ठीक है, तो एट द नो लोड एंड द इंडक्शन मोटर ड्रॉ द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू मीट द नो लोड लॉस। In the induction motor take high no load, okay, the single phase motor the operate on the 0.6 को हटा दो, बट लेगिंग होता है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो किस पे ऑपरेट्स करती है, यूजुअली लेगिंग पे, लेग करती है। ठीक है, और कैपेसिटर होगा तो लीड करेगा। ऐसा डिटेल में आप जब भी ये क्लास देखोगे उसमें आप कवर कर लेंगे ये टॉपिक। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारा आपको कवर कराना पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी बहुत सारी डली हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, बट ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि कोई भी एक इंजन है, इन एन इंजन द प्रोबेबल cause for the low oil pressure can't be formed। मतलब कह रहा है कि एक कोई भी इंजन है, इंजन में लो ऑयल प्रेशर का कारण क्या क्या हो सकता है, या क्या क्या हो सकता नहीं पूछा है, कांट बी। तो कांट बी मतलब क्या नहीं हो सकता, पर तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सा होता है। तो एक्सेसिव क्लियरेंस एट द वॉल पुशर, वॉल स्लैश डर्टी, ये तो होगा ही होगा, ये होगा। ठीक है, एयर लीकेज, यूज ऑफ हैवी इंजन ऑयल, यूज ऑफ डिफरेंट इंजन ऑयल, अलग अलग प्रकार का इंजन ऑयल यूज करना भी आपका लो ऑयल प्रेशर का कारण हो सकता है। ठीक है, एयर लीकेज वो भी हो सकता है, और वाटर लाइक
गंदा गंदा पानी या कुछ डर्टी चीजें हो, वो भी एक कारण हो सकता है। और एक्सेसिव क्लियरेंस एट द वॉल पुशर, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण हुआ, लेकिन ये यूज ऑफ हेवी इंजन ऑयल ये कारण नहीं हो सकता है। किसका? लो लो ऑयल प्रेशर का। ठीक है। तो what cause the low engine oil pressure? The low engine oil pressure can arises from the numerous factor। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? लो ऑयल लेवल, ओल्ड और डिग्रेडेड ऑयल, मतलब अगर पुराना आपका ऑयल हो गया बाइक में जो सिम्टम। ये देखो, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर जिसके पास बाइक या कार है वो ऑयल चेंज कराते हैं, उनको पता है कि अगर गंदा ऑयल हो गया या डिग्रेडेड ऑयल हो गया वो भी एक कारण होता है। ठीक है, ऑयल लेवल कम हो गया वो भी एक कारण होता है, डर्टी ऑयल फिल्टर हो गए वो भी कारण होता है। डिफरेंट टाइप के इंजन ऑयल, अलग अलग प्रकार के इंजन ऑयल नहीं करते हम, जनरली जिस टाइप का यूज कर रहे हैं वही वाला यूज करना चाहते हैं। फॉल्टी ऑयल प्रेशर सेंसर और एक्सेसिव क्लियरेंस एट द वॉल और मोर और द डैमेज ऑयल पंप एंड ब्लॉकेज और रिस्ट्रिक्टेड ऑयल लीकेज। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से हमने कुछ कारण देखे। लेकिन हेवी इंजन ऑयल कारण नहीं होता है, ये तो आपके इंजन के लिए अच्छी है बात है। कास्ट आयरन और द स्टील पाइप आर प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि कास्ट आयरन और स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस कैसे बनता है। देखो, ये बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। और इसमें एक याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल, देखो पाइप क्या होता है? होलो होता है, और इसका बाउंड्री मतलब कि यहाँ यहाँ पे मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनना होगा? कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग लग के ये मटेरियल कॉर्नर पे आ गया होगा और ये बीच में होलो हो गया होगा और इस तरह का एक पैटर्न बना होगा। तो ये ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है? दिस इज द प्रोसेस वेयर द मोल्ड इज रोटेट रेपिडली, मतलब कि क्या होता है, मटेरियल को आप रोटेट करते हैं, बहुत फास्टली रोटेट करते हैं एट ए सेंट्रल एक्सेस। मान लो ये सेंट्रल एक्सेस है, वहां पे आपको रोटेट करना है। ठीक है, मेटल इज प्योर्ड इनटू इट। अब इसमें क्या, मेटल, जो मेटल है उसको इसमें डाला जाएगा और इसको घुमाया जाता है एक एक्सेस के अकॉर्डिंग। सेंट्रल में एक एक्सेस होगी उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होएगा, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से दूर, सेंटर से दूरी की तरफ लगेगा। मतलब अगर इसको बड़े रूप में दिखाऊं तो अगर आपकी ये एक्सेस है तो इस तरह से ये मटेरियल एक फोर्स लगेगा। ठीक है, वट जो भी आप मेटल प्योर करोगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, और इसको रोटेट करा रहे हैं तो ये यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, continuously pressure will be acting on the metal on the solidified the oxidized whether the being। तो यही वाली बात है, इससे आपका पाइप पाइप और कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, तो आंसर तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी बहुत प्रकार की होती है। एक होता है ट्रू ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एक होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगिंग। अब ट्रू सेंट्रीफ्यूगिंग क्या होता है? जिससे अपना स्टील पाइप और कास्ट आयरन बनता है। द मोल्ड इज रोटेट, इस रोटेट तो कराएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल का ही एक टाइप है। इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब क्या होता है कि एक तो होता है वर्टिकली रोटेट करा रहे हो, मतलब इस तरह से, ये वर्टिकली रोटेशन हो गया। एक हो गया हॉरिजेंटली रोटेशन, मतलब ऐसा कोई मटेरियल है, इस तरह से आपको हॉरिजेंटली रोटेशन करा रहे हैं। तो इस तरह वाले में क्या होएगा कि अगर आपको दो प्रकार के हो गए, इसमें क्या होगा, अगर ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा तो इसमें थिक वाली चीजें बनेगी। तो बोल रहा है कि हेवी पार्ट हुज डायमीटर इज मोर इंपोर्टेंट देन द लेंथ, मतलब यहाँ डायमीटर मोर इंपोर्टेंट होता है लेंथ के। लेंथ अगर आपकी बड़ी हुई तो भी चलेगा, लेकिन डायमीटर बहुत एक्यूरेट चाहिए। तो ऐसे वाले केस में हम वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मान लो जिस एक और वाला केस है, जो हॉरिजेंटल वाली कास्टिंग कब यूज करते हैं? जब हमको लॉन्ग
लॉन्ग पार्ट्स मतलब लंबे लंबे पार्ट्स बनाने हैं तब हम हॉरिजेंटल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं। तो ये तो दो प्रकार के हो गए। ठीक है, ये देखो आपने इसमें मेटल प्योर कर रहे हो, लिक्विड मेटल हो गया, रोटेशनली आप इधर से रोटेट कर रहे हो इसको। ठीक है, ये मोल्ड हो रहा है, इसमें यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, सो मोल्टेन मेटल। तो ये इतना आपका PYQ क्लास में सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप ये मैं PPT दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, वरना आपकी जो भी रिकॉर्डेड क्लास है माइन मशीनरी की उसको देखें, या फिर कोई बुक का सहारा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को सारे पेपर कवर करने हैं। अब आते हैं स्लेश कास्टिंग, डाई कास्टिंग, ऐसे दो, और एक होते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो अलग अलग है। तो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे डाई कास्टिंग क्या होता है। डाई कास्टिंग में क्या होता है, मोल्टेन मेटल इंजेक्टेड किया जाएगा हाई प्रेशर और वेलोसिटी पे। ठीक है, इनटू द स्पीड विद द डाई, इसलिए इसको प्रेशर डाई कास्टिंग भी कहते हैं। क्यों, देखो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ में इसमें मेटल डाला जाता है, इसलिए इसको प्रेशराइज डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट मोल्ड डाई होता है, वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है। ठीक है, ये हो गया डाई कास्टिंग। एक होता है स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेटल, जो मेटल है इज द परमानेंट टू रिमेन टू द मोल्ड ओनली अंटिल द सेल इज द डिजायर्ड थिकनेस। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपको कुछ आपने यहाँ पे मेटल डाला, तो ये मेटल जो है ये मोल्ड ही रहेगा। कब तक, जब तक आपका डिजायर थिकनेस प्राप्त नहीं हो जाता है। अगर मान लो एक आपको डिजायर थिकनेस प्राप्त हो गया, तो आपका जो मेटल है, जो बचा हुआ रिमेनिंग मेटल है, उसको आप वापस डीप पोर कर लेते हो, पोर्ड आउट कर लेते हो, मतलब वापस निकाल लेते हो उससे। ठीक है, ये कब काम में आता है, जब आप होलो चिन कास्टिंग करते हो, टॉयज बनाते हो, डेकोरेटिव आइटम बनाते हो, स्टेचू बनाते हो, लैम्प शेड वगैरह बनाते हो, तब आपका स्लश कास्टिंग यूज होता है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि स्लश कास्टिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि PYQ जब भी आप देखते हो, आंसर तो आपको पता है, बट उसके अलावा आपको डाई कास्टिंग क्या होता है, स्लश कास्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, आपको इसके बारे में भी सर्च करना है, जिससे कि अगर नेक्स्ट ईयर या उसी ईयर में 100 क्वेश्चन में से एक और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। थोड़ा डिटेल से देखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द लेड एसिड सेल, बोल रहा है कि आप चार्जिंग कर रहे हो तो लेड एसिड सेल के बारे में बताओ कि उसका क्या होएगा। तो इसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, जो कैथोड होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क चॉकलेटी, डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ब्राउन, ये कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते थोड़ा, लेड एसिड बैटरी क्या होता है। लेड एसिड बैटरी क्या होता है कि केमिकली ये क्या करता है, यूज्ड, बैटरी क्यों यूज किया जाता है, बैटरी दैट यूज टू कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब बैटरी समझ में आया, ये तो सबको पता होगा कि भाई आपका केमिकली रिएक्शन करता है और उससे इलेक्ट्रिकल पावर बनाता है, इसको ही हम लेड एसिड बैटरी भी कह रहे हैं। ठीक है, और ये दो तीन चीजें और याद करना कि जो इसमें एलिमेंट होता है लेड एसिड बैटरी में, वो होता है लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड, स्पॉन्ज लीड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड पेरोक्साइड और स्पॉन्जी लीड, ये आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेड एसिड बैटरी में कैथोड इज मेड ऑफ द, देखो एक होता है एनोड, मान लो ये वाला एनोड हो गया, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड।
तो जो आपका एनोड है और कैथोड है, तो कैथोड जो है ना वो आपका बनता है लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड माइ PbO2, ठीक है। और जो एनोड आपका है, जो आपका एनोड है वो किससे बनता है? मेटलिक एसिड, ठीक है। टू इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनके बीच में क्या होएगा कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड, ये दिख नहीं रहा होगा, कौन सा लगाया जाए, ये लो, ये आ गया H2SO4 से आप इसको सेपरेट कर दोगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो टू इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, द बैटरी चार्ज द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट and the lead is anode and the cathode is produced lead sulfate। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, एनोड और कैथोड में से, और इससे क्या होगा, चार्जिंग द लेड कैथोड रिमेन एज द लेड, जो कैथोड है वो लेड ही रह जाएगा, बट लेड एनोड, जो आपका लेड एनोड है वो गेट लेड परऑक्साइड, वो डार्क चॉकलेटी कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद होना चाहिए एनोड कैथोड की रामलीला। और ये आप अगर एक बार वापस रिपीट करिएगा, पीपीटी को पढ़िएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आपका लेक्चर चल रहा है माइंड मशीनरी, उसमें डिटेल से देखिएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ से भी समझ में नहीं आए तो आपको नंबर बताइए, देखिए आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपका जरूर हेल्प करूँगा। When a pattern is made in the three parts, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हम बोले थे कि आपका PYQ जो 2021 है उसमें रिपीट हुआ है ना। सेम टाइप के क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब भी PYQ आए आपको पहले आपको आंसर रटना है, उसके बाद में बाकी के ऑप्शनों को देखना है, अगर उनके बारे में रिसर्च करनी है, अगर रिसर्च करने के बाद भी उसके बारे में हल्की फुल्की और डिटेल मिले तो आपको पता करनी है, जो कि मैं इस PYQ में आपको वैसे भी बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, बड़े एग्जाम की तैयारी करो, पैटर्न यही है, आपको इसी तरह तैयारी करनी है जिससे कि आपका एक ही बार में पेपर में आप क्वालिफाई कर जाओ। ऐसा नहीं कि आप हर बार बोलो कि मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना पढ़ता हूं तो भी नंबर नहीं आता। बात अब पढ़ने की नहीं रही है, पढ़ते तो आजकल सारे ही है, पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कि आप अगर 1 घंटा कोई आपका दोस्त दे रहा है, आप 1 घंटा 10 मिनट दे रहे हैं, तो जो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, या 1 घंटा 10 मिनट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ। व्हेन ए पैटर्न इज मेड इन द थ्री पार्ट्स, द टॉप पार्ट्स इज नोन, ये हमने कल देखा था। ये देखो यही डायग्राम वापस, कि टॉप पार्ट है इसको हम कॉप बोल रहे थे, मिड वाले पार्ट को चिक बोल रहे थे, और लोअर पार्ट को हम ड्रैग या मोल्ड सेंड बोल रहे थे, ठीक है। तो कॉप कहाँ हो गया? टॉप में। चिक क्या हो गया? मीडियम। ड्रैग क्या हो गया? बॉटम। अब हमको क्या पूछा है? थ्री पार्ट, टॉप पार्ट पूछा है, वहां पे बॉटम पार्ट पूछा था, तो टॉप पार्ट क्या हो गया? कॉप। समझे? तो आपको थोड़ा क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, थोड़ा डिटेल देखोगे तो चीजें आपके क्लियर होएगी। द ड्राफ्ट और ए टेपर अलाउंस ऑन द कास्टिंग इज जनरली, देखो अब बहुत सारी कास्टिंग होती है, मैं इसमें पीपीटी में आपको मेंशन किया ही हूँ। कौन सा वाला क्वेश्चन? देखो ये कास्टिंग, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में डिटेल से देखा था, फिर स्लश कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग। अब यहाँ पे फिर कास्टिंग का क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या हो गया? कास्टिंग का है कि अलाउंस का है? यहाँ पे क्या हो गया? ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस ऑन द कास्टिंग, अलाउंस का क्वेश्चन आ गया। अब अलाउंस भी बोलो 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो ये रहे अलाउंस, एक हो गया ड्राफ्ट अलाउंस, एक हो गया श्रिंकेज अलाउंस, एक हो गया फिनिश अलाउंस,
एक हो गया रेपिंग अलाउंस, ठीक है। ऐसे 3-4 अलाउंस है। तो आपका ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है? ड्राफ्ट अलाउंस, मान लो आपने कोई एक ऐसी शेप है, ठीक है, आपको इसी शेप को हल्का सा इनको टिल्ट करना है, ठीक है, इसको भी हल्का सा टिल्ट करना है। तो इसमें आप जो पैटर्न ड्राफ्ट कर रहे हो, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा ना, क्या चीज? पहले ये 90 था, अब ये 90 ऐसे, ये इतना सा बढ़ा है। So taper क्या होता है? The taper provided by the pattern maker or R vertical surface of the pattern so that it remove from the sand without tearing away the side of the sand mold and without excessive wrapping by the molding। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई टेपर डालते हैं तो वो इसमें कोई भी क्रैक लाए बिना इसके शेप में हल्का फुल्का जो चेंज हम चाह रहे हैं वो ले आता है, उसको ही हम टेपर अलाउंस बोलते हैं, जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। ये इंक्रीज क्लियरेंस, ये थोड़ा बड़ा है ना, इंक्रीज क्लियरेंस। तो इसमें क्या होता है, अगर डिग्री में देता तो ये ले लेते हैं, अगर डिग्री में नहीं दिया जाए, इसका आंसर आप लिख लीजिए। 1 to 2 mm। तो कास्टिंग इज जनरली 1 से 2 mm पर मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राफ्ट और टेप अलाउंस। वैसे ही श्रिंकेज अलाउंस होता है। व्हाट इज श्रिंकेज अलाउंस? कि ऑल द कास्ट मेटल सिंक ऑन द कांटेक्ट विद द कूलिंग। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये महाशय, कि अगर मान लो कोई भी मेटल कास्टिंग कर रहे हैं आप, अगर उसको ठंडा किया जाए तो वो थोड़ा सा श्रिंक करता है, श्रिंकेज करता है, मतलब कि वो थोड़ा साइज में डाउन जाता है, श्रिंक करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल्स श्रिंक और द कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूमेट्री और द कूलिंग। कूलिंग करने पे वो वॉल्यूमेट्रिकली वो श्रिंक करेगा। ठीक है, ये हो गया श्रिंकेज अलाउंस। एक है फिनिश अलाउंस, एक है रेफिंग अलाउंस। आप इनको थोड़ा डिटेल से देखिएगा कि फिनिश अलाउंस क्या होता है। कि फिनिश एंड एक्यूरेसी अचीव इन द सैंड कास्टिंग आर जनरली पुअर and therefore when the casting is function required to good surface finish dimension dimensionally accurate, it generally achieved by the subsequently the matching and the matching of the finishing allowance are therefore added in the pattern dimension। मतलब ये क्या कह रहा है कि फिनिश अलाउंस है वो एक मैचिंग के द्वारा अचीव की जाती है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग में और एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो इसलिए मैचिंग का यूज करते हैं, और इसीलिए इसका फिनिश और मैचिंग इज आल्सो अदर नेम ऑफ इट। एक होता है मूविंग मैंड्रेल। मूविंग मैंड्रेल इज यूज इन, मूविंग मैंड्रेल कब यूज किया जाता है? जब आपको ट्यूब ड्राइंग करनी हो, तब आप मूविंग मैंड्रेल का यूज करते हैं। अब आते हैं ट्यूब ड्राइंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ द ट्यूब ड्राइंग इज सिमिलर टू वायर और रोड। मतलब जिस तरह से आप एक वायर को बना रहे हो या रोड को बना रहे हो, उसी तरह से ट्यूब ड्राइंग का मेथड या प्रोसेस भी काम करता है। लेकिन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? एक्सेप्ट that it usually required a mandrel of the requisiting diameter to form the internal hole। मतलब कि ट्यूब ड्राइंग में मैंड्रेल का यूज किया जाता है, वहीं वायर और रोड ड्राइंग में नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंड्रेल इसको इंटरनली होलो बनाता है।
ट्यूब ड्राइंग इज यूजुअली रिड्यूस थिकनेस एंड डायमीटर। ट्यूब ड्राइंग में क्या होता है, वो आपकी थिकनेस को कम कर देता है, और ये किसको यूज करता है, मैंड्रेल को। देखो मैंड्रेल जो होता है वो मैंड्रेल प्लग भी बोलते हैं उसको। वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और कोनिकल भी हो सकता है, ठीक है। और मैंड्रेल है ना मूविंग, मतलब एक जगह से इधर भी मूविंग भी कर सकता है और एक जगह स्टेशनरी भी कर सकता है, और पाइप को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इस तरह आप बोल सकते हो। तो ये हो गया मैंड्रेल। तो आपका फ्लोटिंग मैंड्रेल, जो मैंड्रेल है वो फ्लोटिंग कब होगा, जो मैंड्रेल है वो फ्लोटिंग कब होगा, जब लॉन्ग ट्यूब में आपको कुछ काम करना हो तब आपका ये फ्लोटिंग होता है। ऐसे ही एक और होता है ट्यूब सिंकिंग। ट्यूब सिंकिंग में और ट्यूब ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, ट्यूब ड्राइंग में आप मैंड्रेल का यूज कर रहे हैं, मैंड्रेल, और ट्यूब सिंकिंग में आप मैंड्रेल का विदाउट इंटरनल मैंड्रेल, मतलब मैंड्रेल का यूज नहीं करते हैं। तो ए मूविंग मैंड्रेल इज यूज्ड, कहाँ पे मूविंग मैंड्रेल यूज किया जाता है, ट्यूब ड्राइंग में, ठीक है। इसमें वायर ड्राइंग में नहीं करते हैं, मेटल कटिंग में नहीं करते हैं, फोर्जिंग में नहीं करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट एच इज, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो कि आपका ये एक हाइट है, और ऐसे भी आप एक बॉल है या एक वेलोसिटी, एक बॉडी है, मान लो बॉडी, कौन सी बॉडी बनाया जाए, इस तरह की एक बॉडी होगी, ठीक है। अगर आप इसको नीचे धकेलते हैं तो ये मान लो हाइट एच हो गया। तो यहाँ पे जब आएगा, मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आपका u मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, यहाँ पे आते आते कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये यही पूछ रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट एच, ये पता करना है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, आपने कभी 11 ट्वेल्थ में फॉर्मूले पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़े होंगे ना। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर नहीं पढ़े, भूल गए, तो इन फॉर्मूलों को वापस याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे क्या वेलोसिटी निकालनी है, जहाँ पे आपको हाइट पता है या डिस्टेंस पता है, ये पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और लास्ट की वेलोसिटी पता है। तो हमको क्या पता करना है, और ए पता ही है, ग्रेविटी फोर्स। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यू पता है जो कि 0 है, वी पता है जो कि मान लो वी है, और ए पता है जो कि ग्रेविटी फोर्स जी है, और एस विच इज द डिस्टेंस विच इज एच। तो ये सारी चीजें पता है, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, यू तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर 2, ए क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, एस क्या हो गया, एच। तो वी क्या हो जाएगा, एंडिंग वेलोसिटी 2gh। तो 2gh कहाँ आंसर हो जाएगा, √2gh, ठीक है। ये मैं आपके लिए पीपीटी में लिख भी दिया हूँ, जहाँ जी का मान है 9.81, ठीक है। ये तो हम देख चुके हैं, फोर्स भी कैलकुलेट किए थे। तो ये आप इससे याद रखे या ये से याद रखे, आपकी मर्जी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस की जाती है,
देखो हर्ट्ज में करते हैं, एक तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी किस में करते हैं, हर्ट्ज। दूसरा क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यूजुअली एक्सप्रेस इन द हर्ट्ज एंड विच इज द यूनिट ऑफ द साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड का ये आवर हो गया, मिनट हो गया, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बारे में बात करनी कि उसका यूनिट क्या होगा। मैं आपको बोला ही था थोड़ा बहुत यूनिट का आप पता कीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा कि यूनिट ऑफ ए क्या होता है, यूनिट ऑफ एस क्या होता है, जी क्या होता है, फिर एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, ओमेगा का क्या होता है, अल्फा ओमेगा, फिर उसके बाद में पावर का क्या होता है, इंटेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है। ऐसे ही आपको 10-15 ठो यूनिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एक पेज पे अगर आपको लिखा रहेगा तो रिवीजन में आसानी रहेगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, ये केवल एक्सेलरेशन का होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो ये नहीं होगा। मीटर पर सेकंड किसका होता है, ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है। अब आते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो अगर मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन द वेलोसिटी, या वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रेडियन, उसका यूनिट हो जाएगा रेडियन बाय सेकेंड, डिवाइड बाय सेकेंड, तो इसका क्या यूनिट आ जाएगा, रेडियन बाय सेकेंड स्क्वायर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन का है यूनिट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये अगर रोटेट हो रहा तो ये एंगुलर वेलोसिटी, जो कि चेंज होगा टाइम के साथ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। A smooth cylinder lying on its convex surface remain in the equilibrium. A smooth cylinder lying on its convex, बोल रहा है कि कॉन्वेक्स में सरफेस है जो कि रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल, न्यूट्रल, देखो कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कोई भी चीज स्टेबल है तो वो न्यूट्रल भी कह सकते हैं हम, ओसिलेटिंग भी, मतलब वहां से जाके वापस वहीं आ रही है तो उसको भी स्टेबल टाइप ही कह सकते हैं। तो इन तीनों का तो सेम ही लग रहा है, तो ये आंसर इन तीनों में से तो नहीं होगा, अनस्टेबल। अगर मान लो आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो ये चीज देखने के बाद में तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। देखो स्टेबल का डायग्राम इस तरह से है कि आप कितना ही धक्का दे लो ये आदमी, ये जो आपका गोला है ये यहीं आएगा। न्यूट्रल में भी आप इसको थोड़ा बहुत डगमगाओगे तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनस्टेबल हुआ तो आप हल्का सा टच करते ही ये भग जाएगा, ठीक है। तो एक बॉडी सेट कब इक्विलिब्रियम में होगी, when it come back to its original position after its slight displacement from it the position at the rest। अगर मान लो उसकी जो भी पोजीशन है उससे अगर हल्का सा उसको धक्का दिया जाए, तो अगर वो हल्का सा, बहुत हल्का सा, तो वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि उसकी जो ओरिजिनल शेप या पोजीशन है वहां पे आ जाएगा, और अनस्टेबल वाली क्या है कि डज नॉट रिटर्न बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, उस पोजीशन पे वापस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दिस हैपन व्हेन द एडिशनल फोर्स मूव द बॉडी अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। मान लो ये यहाँ पे रेस्टिंग पोजीशन है तो इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर एक बार हट गया तो वो वापस रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं आएगा, और ये स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन द कन्वेक्स सरफेस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार ये तो देखो सिंपल है, कभी भी पढ़े होंगे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में कि जो एक्सेलरेशन है वो होता ही ओमेगा स्क्वायर आर है। तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना भी चाहिए। कह रहे हैं कि इट एडवाइजेबल टू अवॉइड द लाइन स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड द यूज द स्टार्टर बिकॉज, कि कह रहा है कि ऐसा आपको सजेशन दिया जाता है कि आप अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन। क्यों आपको ये यूज करना चाहिए? ये 68 आपको मैं कल बताऊंगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसको मैं पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दे पाया, फोटो वगैरह नहीं जोड़ पाया। श्रिंकेज अलावेंस, श्रिंकेज अलावेंस हम जब हम अलावेंस देख रहे थे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के अलावेंस देखे थे हमने, टेप अलावेंस, श्रिंकेज अलावेंस, फिनिश अलावेंस, रैपिंग अलावेंस। तो उसमें श्रिंकेज अलावेंस देखे थे कि कोई भी चीज या कोई भी चीज को हम अब ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक होती है, वॉल्यूमेट्रिकली श्रिंक होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द मटेरियल द कास्टिंग process the molten metal try to shrink in the size because of its increase in the density बढ़ जाती है तो वो shrink होना चाहता है। और ये 3 स्टेज में श्रिंक होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? लिक्विड श्रिंक, जो भी लिक्विड है वो श्रिंक होगा। फर्स्ट 2 स्टेज मतलब फर्स्ट और सेकंड में लिक्विड श्रिंक होगा, और थर्ड स्टेज में उसको सॉलिड श्रिंकेज होगा। मतलब 3 स्टेज होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड में तो क्या होगा? लिक्विड श्रिंकेज होगा। थर्ड में क्या होगा? सॉलिड श्रिंकेज होगा। तो इसमें क्या हो गया? अलग अलग, जैसे यहाँ पे पूछा कास्ट आयरन, वैसे अलग अलग मेटल है उसका श्रिंकेज अलग अलग होता है। जैसे कास्ट आयरन का होता है 10 mm पर मीटर, तो अपना आंसर इसके लिए तो 10 mm पर मीटर है। लेकिन उसके अलावा आपको ये थोड़ा बहुत याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाना। कास्ट आयरन 10 mm, एल्यूमिनियम का 13, ब्रास का 15, 10 13 15, और कॉपर का 17, स्टील का 20। स्टील का जस्ट डबल होता है आयरन से। जिंक का 24, लेड का 26, और बिस्मुथ का हो गया नेग्लिजिबल। तो कभी पूछ ले बिस्मुथ का कितना होता है, वो तो लगभग नगण्य होता है, मतलब उसका कोई तोल नहीं है, मतलब वो श्रिंक नहीं के बराबर ही होता है। व्हाइट मेटल होता है 5 mm, तो व्हाइट मेटल 5, कास्ट आयरन 10, एल्यूमिनियम 13, ब्रास 15, कॉपर 17, स्टील 20, जिंक 24, और लेड 26। ठीक है, तो द श्रिंकेज अलावेंस फॉर द कास्ट आयरन इन दिस केस, कास्ट आयरन का श्रिंकेज कितना होगा? 10 mm पर मीटर। The body is the suspended at the point of the suspension. Its periodic time and the frequency will be as
कंपेयर टू द बॉडी सस्पेंडेड एट द पॉइंट ऑफ द परक्यूशन। देखो पॉइंट ऑफ, एक होता है पॉइंट ऑफ परक्यूशन, एक होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। देखो ये हो गए पॉइंट ऑफ परक्यूशन। तो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ परक्यूशन क्या होता है कि देखो यहाँ पे ओ ओ ओ क्या है, ओ इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे सस्पेंशन मतलब कील्ड होके इसको सस्पेंड किया गया है। ये जो सी है या जी है, पहले जी देखते हैं, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, ये इसका पूरा भार आप अगर इस पॉइंट पे मान लो तो भी एक ही बात है। सी इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, जो कि आपका मूव करता है, या फिर सेंटर ऑफ परक्यूशन भी बोल सकते हो। तो जब आपका बोल रहा है कि व्हेन द बॉडी इज सस्पेंडेड एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इट पीरियडिकल टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी कंपेयर टू द बॉडी ऑफ सस्पेंडेड। मतलब अगर आप मान लो यहाँ पे सस्पेंशन दे रहे हो या यहाँ पे सस्पेंशन दे रहे हो, बात एक ही है। तो उसका क्या हो गया कि पीरियडिकल टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, अगर आपने सस्पेंशन पे लगाया हो या परक्यूशन पे लगाया हो, बात एक ही है, आपका पीरियडिकल टाइम और फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। ठीक है। In order to double the period of the simple pendulum, the length of the string should be, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो आपने एक सिंपल हार्मोनिक या सिंपल पेंडुलम है, उसमें आपने डबल द पीरियड मतलब आपने टाइम डबल कर दिया है, तो लेंथ का क्या होगा। ठीक है। आपने पढ़ा होगा यार कभी ये टी बराबर 2πL/g। नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा एक बार डिटेल से बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम जैसे मान लो आपने एक बॉल लटकाई है जो मतलब इसका नगण्य मतलब एक धागा इतना पतला कि इस धागे का कोई वेट नहीं है ना। सस्पेंडेड बाय द वेटलेस इनएक्सटेंसिबल, मतलब बढ़ता नहीं है, उसकी जितना है उतना ही रहता है। उस धागे से आपने इस बॉल को एक धागे से लटका दिया है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कितनी लेंथ है इसकी उस पे, प्लस ग्रेविटी पे कि ग्रेविटी कितनी लग रही है उस पे, और लेंथ इसकी कितनी है उस पे डिपेंड करती है। ये इस पे नहीं डिपेंड करती कि इस बॉल का वेट कितना है, उस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। इन दो चीजों पे, लेंथ और ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला होता है T/2π√L/g। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2π√L/g, 2π√L/g, 2πL/g, 2πL/g। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपको m दिख रहा है, m नहीं दिख रहा, तो ये मास मतलब इसके वेट और मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो हमारे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा T/2πL/g। तो यहां से हमको पता चला T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट L। अगर आपको बोला कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को आपको दो गुना कर दे रहा, तो T1/T, T क्या हो गया, T को डबल कर दे रहे, 2T कर दे रहे। लेंथ को क्या करना पड़ेगा, लेंथ L मान लो और इसको L2 मान लो। तो L2 हमको फाइंड आउट करना है। तो T से T गया तो 1/2 इक्वल टू L/L2 रूट, यहां से पता करोगे स्क्वायर करोगे तो 1/4 L/L2। तो L2 क्या हो जाएगा, 4/L। मतलब कि जो भी आपकी, अगर आपने टाइम पीरियड को दो गुना किया तो लेंथ को 4 गुना करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने टाइम पीरियड को 4 गुना किया तो लेंथ को 16 गुना करना पड़ेगा। अपने टाइम पीरियड को 1/4 किया
तो लेंथ को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन देख लेने हैं, वरना ये तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल द फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन सी द लेंथ विल बी क्वाड्र, मतलब 4 गुना द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम विल बी डबल। जब आप पेंडुलम का ऑसिलेशन या पीरियड को दुगना करोगे तो लेंथ को आपको 4 गुना करनी पड़ेगी। समझे? तो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हमने आपको यही बताया कि इस पूरे फॉर्मूले में एम मास का फैक्टर एम आया ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें वॉल्यूम का भी कोई फैक्टर नहीं आया, तो वॉल्यूम से भी इंडिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड से भी किस किस के प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटी। चलिए अब अगली क्लास में देखते हैं। आज थोड़ा स्पीड पता नहीं कैसा था, स्लो था, फास्ट था। अगर जब भी आप देखो या कोई लाइव में हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्पीड ठीक है, फास्ट है। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपका 5 बजे एक और क्लास है, तो मुझे क्लास को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, और बाकी हम कल फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरे टीचिंग में कुछ भी दिक्कत लग रही है या कुछ आप सुधार चाहते हैं तो आप जब भी अगर रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, आप मेरे को मैसेज करके सूचना दे सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहे, रिवाइज प्रॉपर करते रहिए। ये डीजीएमएस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा अगर आप वर्किंग भी है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के भी देंगे तो आपका ये पेपर निकल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।